नमो नमः। नमस्कार है मित्रों। नमस्कार, आपका सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिनव संस्कृत भारतम में। आइए आज हम संस्कृत व्याकरण के बारे में कुछ विषय के बारे में जानते हैं। संस्कृत व्याकरण में प्रवेश से पूर्व कुछ शाब्दिक अर्थों का आपको पता होना चाहिए, जिनके बारे में आज हम आपको परिचय कराएंगे। ये आपको संस्कृत के प्रारंभिक ज्ञान पर आधार बनाने में आपका सहयोग करेंगी ये जानकारियाँ। और इन जानकारियों से कई छात्र छोटी छोटी जानकारियों से वंचित रहते हैं, उनको स्पष्टता नहीं रहती है, तो उसको स्पष्ट करवाने का प्रयत्न यहाँ पर किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं। संस्कृत व्याकरण के ज्ञान से पूर्व कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनका ज्ञान होना छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। वे कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। कुछ ही बिंदु यहाँ पर उपस्थापित किए गए हैं जो व्याकरण के प्रारंभिक ज्ञान के लिए आपका सहयोग करेंगे। रीट, सीटेट इत्यादि परीक्षाओं में जहाँ पर संस्कृत का सामान्य परिचय जाना जाता है, वहाँ पर इन विषयों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। हम आगे के वीडियो में भी शास्त्र से संबंधित शास्त्रीय परिभाषाएं, व्याकरण के बारे में कुछ अन्य बिंदुओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम कुछ बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं। हलंत चिन्ह। जब कोई पूर्ण अक्षर होता है तो उसके नीचे यदि ऐसा चिन्ह लगा देते हैं तो वह आधा अक्षर माना जाता है। ये आपको नज़र आ रहा होगा ऐसा चिन्ह। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ म, और इसके नीचे यदि ये हलंत जो लगा है तो ये इसे क्या कहेंगे? ये हलंत का चिन्ह है, इसे हलंत का चिन्ह कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है अहम, अहम में अहम जो चिन्ह लिखा हुआ है, अहम में म के नीचे जो चिन्ह है, म के नीचे जो चिन्ह है इसे हलंत कहते हैं। पठ के नीचे जो शब्द है उसे हलंत कहते हैं। इसे आपको ध्यान रखना है, यह संस्कृत में बहुत प्रयोग में आता है। आगे दूसरा विषय है अनुस्वार चिन्ह। पदांत म के बाद, पदांत म के बाद में व्यंजन आ जाने पर म अनुस्वार बन जाता है। पदांत म के बाद में, जब पदांत म होता है यानी पद के अंत में स्थित म के बाद में यदि कोई व्यंजन आ जाने पर म अनुस्वार बन जाता है। जैसे अहम पठामी, है ना, ये लिखा हुआ है, और अहम पठामी ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये शुद्ध कैसे माना जाएगा? ये शुद्ध माना जाएगा। शुद्ध ये भी है, लेकिन व्याकरण का नियम है, पाणिनि का नियम है कि यहाँ पर आपको किस प्रकार से अनुस्वार का प्रयोग करना है, अनुस्वार का चिन्ह कब लगाया जाता है, यह भी यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। आगे है विसर्ग चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग संस्कृत में अधिकांश रूप में होता है, यह आप सब जानते हैं। यह पूर्ण अक्षर में लगाया जाता है, जिस पूर्ण रूप है जैसे रामः, हरिः, गुरोः, कपिः, कविः, गोपालः, गोपालकः इत्यादि विभिन्न स्थलों पर विसर्ग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम विसर्ग चिन्ह कहते हैं। यह वीडियो उनके लिए लाभदायक है जो संस्कृत भाषा को पढ़ने से डरते हैं, जो कहते हैं संस्कृत से थोड़ा डर लगता है, संस्कृत की व्याकरण थोड़ी क्लिष्ट लगती है। जिनका प्रारंभिक ज्ञान संस्कृत का है, जो लोग जानते हैं, उनके लिए यह विषय नहीं है। जो लोग संस्कृत में नया प्रवेश कर रहे हैं, संस्कृत पढ़ने की नई रुचि रखते हैं, जो संस्कृत प्रतियोगिता परीक्षाओं में रीट इत्यादि में अपना भाषा का द्वितीय विषय, प्रथम विषय लैंग्वेज का यदि संस्कृत स्वीकार करते हैं और उनको फिर डर सा लगता है कि संस्कृत भाषा बड़ी कठिन है, तो उन साथियों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, वो देखें और इस प्रारंभिक ज्ञान को, अपने प्रारंभिक ज्ञान को बिना किसी भ्रम के और बिना किसी पूर्वाग्रह के आप इसका जानें। और संस्कृत भाषा बड़ी सरल है, एक वैज्ञानिक क्रम है, इसको आप थोड़ा सा जानेंगे तो ये आपका बहुत सहयोग करेगी, ऐसा मेरा आत्मविश्वास है आपके प्रति। आइए तो वर्ग। अब यहाँ लिखा है वर्ग किसे कहते हैं? संस्कृत में वर्ग भी जहाँ प्रचलित होता है तो यहाँ लिखा है 5 व्यंजनों के समूह को वर्ग कहते हैं। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, इस प्रकार से 5 वर्ग है। क, ख, ग, घ, ऐसे क वर्ग। फिर आगे है अघोष वर्ण। किसे अघोष वर्ण कहते हैं? ये हम जब आपको उच्चारण स्थान वगैरह पढ़ाएंगे
आगे के वीडियो में, तब भी हम आपको स्पष्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी हम आपको कुछ स्पष्टता के साथ बता रहे हैं। वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण और स अघोष वर्ण कहलाते हैं। यह संख्या में 13 हैं। वर्ग के पहले दूसरे वर्ण, तो पहले दूसरे हो गए क वर्ग का क ख, च वर्ग का च छ, ट वर्ग का ट ठ, त वर्ग का त थ, प वर्ग का प फ। तो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बताया ही था, वर्ग 5 वर्ग हैं। तो देख लीजिए, एक वर्ग का पहला दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, ये 5 वर्ग यहाँ पर हमने आपको बताए हैं। पांचों वर्ग के बारे में तो आप अघोष वर्ण के बारे में जान चुके हैं। ये यहाँ संख्या में 13 होते हैं। फिर आगे भी हम आपको जब उच्चारण स्थान के बारे में बताएंगे तो वहाँ पर भी आपको ये स्पष्ट होंगे। घोष वर्ण सारे स्वर तथा वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें व्यंजन तथा य र ल व ह व्यंजन घोष वर्ण कहलाते हैं। पद, अब देखिए, एक पद तो संस्कृत में है सुप्तिङन्तम पदम, वो अलग विषय है। यहाँ पर केवल पद उनको बताया जा रहा है जो संस्कृत भाषा में प्रारंभिक ज्ञान के लिए प्रवेश कर रहे हैं। वहाँ पर भी उन्हें बार बार पद का सामना करना होता है। तो आप जान लीजिए, जब आप स्वाध्याय करते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, तो आपको वो स्पष्टता से हर एक चीज़, हर एक पारिभाषिक शब्द के बारे में नहीं बता पाते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए और इनको स्पष्ट कीजिए, और यहाँ पर आपको इन्हीं के अनुसार आगे चलते रहना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, समास या संधियों से जुड़ने वाले शब्द पद कहलाते हैं। जैसे प्रथम पद, समास या संधि के पहले शब्द को प्रथम पद, पूर्व पद, पहला पद आदि नामों से पुकारते हैं। द्वितीय पद, समास संधि के दूसरे शब्द को द्वितीय पद, उत्तर पद, दूजा पद आदि नामों से पुकारते हैं। तो आपको ये यहाँ पर याद रखना है, प्रथम पद से क्या अभिप्राय है। जब हम संधि समास करते हैं तो 2 पद वहाँ पर होते हैं। जो शुरू का भाग होता है उसे प्रथम पद, पहला पद या कहा जाता है, और जो दूसरा भाग होता है उसका उत्तर भाग, उसे द्वितीय पद कहा जाता है या उत्तर पद कहा जाता है। आगे देखेंगे आप, उससे स्पष्ट होगा आपको कि आगे हम बता रहे हैं आपको। जैसे विद्या धन आलयः, यहाँ विद्या प्रथम पद, पूर्व पद, पहला पद कहलाता है। जहाँ जो विद्या शब्द है वो यहाँ पर पहला पद है, इसे हम पहला पद कहेंगे। तथा आलयः उत्तर पद, द्वितीय पद, दूजा पद कहलाता है। ये आप समझे होंगे। फिर आगे है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखिए साथियों, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे रामः, पुस्तकम, अश्वः, जयपुरम, जोधपुरम, दिल्लीम। नाम व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान इति स्थानम वयम संज्ञा इति वदामः। आगे है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा शब्दों के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, मैं, तुम, वह, कौन आदि। तो संस्कृत में भी यही, संस्कृत के कौन से शब्द हैं यहाँ पर, इनका आपको पता होना चाहिए। अस्मत्, युष्मत् जो सर्वनाम शब्द हैं, तत्, एतत्, ये सब किस में आएंगे? सर्वनाम शब्द में आएंगे। तो वहाँ पर इनका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। जैसे यहाँ पर एषः, एषा, अहम, त्वाम, सह, एतत्, अस्मत्, एतान, ये शब्द सब सर्वनाम शब्दों में कहे जाते हैं। कौन कौन से सर्वनाम शब्द हैं, कितने सर्वनाम शब्द हैं, इनके बारे में भी हम आपको एक सर्वनाम शब्दों का एक वीडियो बनाकर स्पष्ट करेंगे। आइए, तो विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा है, जो हमने ऊपर देखा आपका 8 और 9 नंबर पर, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर 2 शब्द हो जाएंगे, एक तो होगा विशेषण और एक होगा विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे काला सर्प, तो संस्कृत में है कृष्णः सर्पः, तो यहाँ पर सर्प विशेष्य शब्द है और जो काला है वो विशेषण है। ये किसका विशेषण है? सर्प का विशेषण है। तो सर्प यहाँ पर क्या, किस नाम से जाना जाएगा? विशेष्य के नाम से जाना जाएगा। और विशेषण होगा काला। जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं उसे ही
विशेषण कहते हैं। आगे है संक्षिप्त के लिए कुछ संकेतों का भी उपयोग किया जाता है। पुल्लिंग के लिए इसका पु लिखकर विसर्ग बिंदु लगाकर छोड़ दिया जाता है। स्त्रीलिंग के लिए स्त्री लिखकर बिंदु लगाकर छोड़ दिया जाता है। नपुंसकलिंग के लिए नपुन लिखकर बिंदी लगाकर छोड़ दिया जाता है। परस्मैपदी के लिए प, आत्मनेपदी के लिए आ, उभयपदी के लिए आ। तो ये विषय आपको समझने में आया होगा। परस्मैपदी के लिए प लिखकर, आत्मनेपदी के लिए आ लिखकर, उभयपदी के लिए उ लिखकर छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर बताने का अभिप्राय यूँ है मित्रों, 3 प्रकार की जो धातुएं हैं, धातु रूप है, वो यहाँ पर आपको स्पष्ट करेंगे आगे भी। आशा है आपको जरूर समझने में आया होगा। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवादः। पुनः मिलामः। तावत् शुभं भूयात्, कल्याणं भूयात्।